बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हमज़ा शहबाज साहब को ज़मानत मिली है और उनकी ज़मानत के ऊपर ये कहा जा रहा है कि सुरखरू हो गई PMLN और शरीफ खानदान एक दफ़ा फिर जो है वो बेगुनाह साबित हुआ। नैब का मुँह काला हो गया और हुकूमत जो है वो भी अपने अज़ाइम में नाकाम हो गई। उनको रिहा करने का अदालत ने हुक्म दे दिया है और अदालत में हक़ और सच की जीत हो गई है। यानी इस किस्म के जुमले हमेशा बोले जाते हैं PMLN की जानिब से। मैं आपको हक़ाइक़ थोड़े से बता देता हूँ कि एक्चुअली हमज़ा शहबाज साहब क्यों छूटे हैं। हमज़ा शहबाज साहब का जो केस है वो मेरिट के ऊपर नहीं आया हाई कोर्ट। जब मेरिट पे ज़मानत के लिए कुछ अरसा पहले हमज़ा शहबाज साहब ने दरख्वास्त दी थी कि मुझे ज़मानत दी जाए, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि हाई कोर्ट को या अदालत को ये लगता है कि मेरिट के ऊपर इनकी ज़मानत बनती नहीं है। ये जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं ये दुरुस्त हैं, लिहाजा इस पे इनकी ऐसे ज़मानत नहीं हो सकती। तो फिर इन्होंने एक और तरीक़ाकार से ज़मानत हासिल की है और वो तरीक़ाकार ये है कि अदालत में ये कहा गया कि 20 महीने से हमज़ा शहबाज गिरफ्तार हैं, ट्रायल बहुत लंबा हो चुका है और तफ्तीश बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लिहाजा अगर कल को ये बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं तो फिर इनकी इस कैद के लिए ज़िम्मेदार कौन होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी। अदालत ने नैब से पूछा तो नैब ने बताया इनके खिलाफ तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। ये ना सिर्फ अपने वालिद के साथ और दीगर लोगों के साथ करप्शन के अंदर मुलव्वस हैं, बल्कि ये खुद भी करप्शन करते रहे हैं। ये खुद जिम्मेदार भी हैं और मावन भी हैं। ये दोनों चीज़ें इनके किरदार हैं। 4 लोग इनके खिलाफ वादा माफ गवाह हैं। इस खानदान के 6 लोग जो हैं वो पहले ही इश्तिहारी हो चुके हैं। लिहाजा हम नहीं चाहते कि इनको ज़मानत दी जाए। अदालत ने नैब से पूछा कि मज़ीद कितना अरसा आपको दरकार है जिसमें आप हमज़ा शहबाज साहब की जो है वो तफ्तीश मुकम्मल करें या इस केस को मुकम्मल करें। तो उन्होंने कहा 10 से 12 माह हमें मजीद लगेंगे। ये वाइट कॉलर क्राइम है और उसमें दुनिया भर में ऐसे ही होता है कि सालों लग जाते हैं इस तरह के केसेस के अंदर। नैब ने बड़ी डिटेल में अदालत के अंदर बताया कि करप्शन क्या है, लेकिन क्योंकि मेरिट के ऊपर ये केस नहीं हो रहा था तो अदालत ने ये कहते हुए ज़मानत दी कि हमज़ा शहबाज साहब कोऑपरेट करेंगे। 20 महीने आपने इनकी तहकीक की है, अगर ये मुजरिम होंगे तो कल को दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे, या इनके खिलाफ अगर केस का फैसला आएगा तो दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। तो केस बड़ा क्लियर है और ये कोई सुरखरू आज के दिन नहीं हुआ। ये मेरिट के ऊपर ज़मानत नहीं हुई, बल्कि लेंथी ट्रायल की बुनियाद के ऊपर हमज़ा शहबाज साहब को ये ज़मानत मिली है। दूसरी जानिब PMLN ने पहले मौक़िफ़ दिया था कि जी आप चंद पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे हमें एतराज़ है और यहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन बाद में जब उन्होंने गिनती की और सारी असेसमेंट की तो उनको पता चला कि अगर इन 20 या 23 पोलिंग स्टेशंस के अंदर दोबारा इंतखाबात हो जाते हैं तो इसके बावजूद वो इलेक्शन हार जाएंगे। लिहाजा पूरे के पूरे हलके में दोबारा इंतखाब होना चाहिए। वजह यह है कि इन 23 पोलिंग स्टेशंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तगड़ी है और बाहर के मुकाबले में PMLN बेशक आगे चल रही हो, लेकिन यहाँ से इतनी बड़ी लीड निकलेगी कि PTI जीत जाएगी। अब PMLN पूरे हलके में इलेक्शन इसलिए मांग रही है ताकि वो जो मुबैना तौर पे हार सकते हैं उस हार से बच जाएं। मरियम नवाज साहबा ने आज एजेंसीज़ के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया और अदालत को भी ये कहा है कि वो हुकूमत के लिए जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा करने का एक एलिगेशन उन्होंने अदालत के ऊपर लगाया कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा ना दे। यानी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की डूबती हुई कश्ती को सहारा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट पे भी इल्ज़ाम लगाया, आज पाकिस्तान की अदलिया पे भी इल्ज़ाम लगाया और नैब पे पहले ही वो इल्ज़ाम लगाती रहती हैं। इलेक्शन कमीशन पे भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने आज इल्ज़ाम लगाया। इसके पीछे एक चीज़ और भी है कि मरियम नवाज साहबा को दोबारा बुला लिया गया है 2 मार्च को नैब के दफ्तर लाहौर में और उनसे सवाल किया जाएगा कि ये जो रायवंड की प्रॉपर्टी आप लोगों ने ख़रीदी है ये कैसे ख़रीदी। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया और ब्राउन एरिया को ग्रीन एरिया करके यहाँ पे बहुत बड़ी अशराफिया अरबों खरबों रुपया कमाती रही है पाकिस्तान में। शरीफ खानदान ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए से ज़मीन का स्टेटस तब्दील करके बहुत कम कीमत में ख़रीदारी की और जब उनका काम निकल गया, उन्होंने अपनी परचेज मुकम्मल कर ली, तो उन्होंने दोबारा ज़मीन का स्टेटस तब्दील करके उस ज़मीन को कई गुना महंगा कर दिया। तो इस तरह एक बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया, करोड़ों का फ़ायदा सब ने उठाया। इसमें मरियम नवाज साहिबा भी हैं, इसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब भी हैं और ख़ानदान के दीगर अफराद भी हैं।
तो इसमें जब मरियम नवाज साहिबा को पहले बुलाया गया था 11 अगस्त 2020 को कि आके जवाब दें, तो मरियम नवाज साहिबा जवाब देने के लिए तशरीफ़ तो लाई, लेकिन साथ में पत्थर लेकर आए, डंडे लेकर आए। इन्होंने नैब के दफ्तर के ऊपर अटैक किया, शीशे टूट गए, नैब वाले जख्मी हो गए और बहुत बड़ी एक लड़ाई बाहर छिड़ गई। उस लड़ाई की वजह से पुलिस को फिर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी, कुछ कारकुन गिरफ्तार भी हुए और मरियम नवाज साहिबा वापस रायवंड चली गई। रायवंड जाते हुए रास्ते में उनको ख्याल आया कि पाकिस्तान का पूरा मीडिया उनके खिलाफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने जैसे सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया था, आज एक इदारे पे उनकी बेटी ने भी अटैक कर दिया है। लिहाजा वो फौरी तौर पे वापस आए और आकर उन्होंने कहा कि हम नैब की इंक्वायरी भुगतना चाहते हैं, लेकिन नैब के हालात अंदर इतने ख़राब हो गए थे, उनके लोग ज़ख्मी हो गए थे और हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, कारकुन प्रोटेस्ट कर रहे थे PMLN के, तो नैब ने फिर माजरत कर ली। लेकिन हैरत की बात यह है कि तब से अब तक नैब ने दोबारा बुलाने की जरूरत ही नहीं की मरियम नवाज साहिबा को। अब बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? हमजा शहबाज की ज़मानत किस काम आएगी और क्या कर सकती है PMLN के लिए? और मरियम नवाज साहिबा को जो नैब का अब बुलावा आया है, ये कितना ज़ोरदार होगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा? और इसके रिएक्शन में जो आज मरियम साहिबा ने एक सख्त ज़ुबान का सिलसिला दोबारा शुरू किया है, वो किस लेवल तक जाएगा? एक ब्रेक ले, वापस आते हैं, मेहमानों का तारुफ करवाएंगे और फिर हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करवा दूं। फिरदौस तमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, महरीन अनवर राजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मेंबर कौमी असम्बली PMLN से मौजूद होंगे। आप तमाम ख़वातीन हज़रात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फिरदौस तमीम नकवी साहब, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स, हमजा शहबाज साहब की ज़मानत हो जाना एक ऐसे मौका पर जब सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं और वो पंजाब में अपोजिशन लीडर है, इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और ये जो ज़मानत है ये मेरिट पे नहीं हुई, ये लेंथी ट्रायल की वजह से हुई है, यानी जो केस के जो फैक्ट्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर नहीं, उनकी बुनियाद पे ये पहले गए थे अदालत में और अदालत ने मुस्तरद कर दी थी ज़मानत, क्योंकि वहाँ पे अपने आप को सही साबित नहीं कर सके थे हमजा शहबाज साहब। तो ये ज़मानत इस बुनियाद पे हुई कि ट्रायल बड़ा लेंथी हो रहा है, 20 महीने से अंदर है, फिलहाल छोड़ दिया जाए, अगर खिलाफ फैसला आ गया तो फिर पकड़ लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त इनका बाहर आ जाना सेनेट इंतखाबात के लिए कितना अहम हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज जो है जो हमें इस्टेब्लिश करनी चाहिए वो नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है कि नहीं है, पाकिस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर हम ये दोनों चीज़ों को इंडिपेंडेंट मान लेते हैं तो जो फैसला है वो सर आंखों पर, हमें जुडिशरी पे भी एतमाद है, हमें नैब के ऊपर भी कोई चॉइस नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस को तो हम ज़रूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। हमारी ख्वाहिश होती तो हम चाहते कि सारे केसेस 90 दिन के अंदर तय होके मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इससे कि हम समझते हैं कि ये दोनों जमातें के जो लीडरशिप है वो डीपली इन्वॉल्व है करप्शन में, और इसके जो सबूत हैं वो मौजूद हैं डायरेक्टली। अब तो मनी ट्रेल की भी बात हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन न ट्रायल हमारी मर्जी की स्पीड से होती है न ये है। मैं समझता हूँ ओवरऑल हमजा शहबाज के निकलने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, इससे कि ये दो मुख्तलिफ बयानिए जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। इससे कि जो इस वक्त सिंगुलर स्टेज लिया हुआ था मरियम नवाज ने, वो स्टेज अब स्प्लिट होगा। इससे कि दोनों ख़ानदानों की फ़िलासफ़ी जो है वो टोटली डिफरेंट है सियासत के बारे में। पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह आड़े हाथों लेना जो है वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब और कैसर अहमद शेख साहब भी जो उससे काफ़ी करीब कुर्बत रखते हैं, वो सब हजरात ये समझते हैं कि ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। तो जब ये म्यानिए में स्प्लिट आएगा, वैसे भी मरियम नवाज साहिबा की जो फिलॉसफी है वो कोई ट्रैक्शन लोगों में नहीं पा रही, बिकॉज पाकिस्तान के लोग फौज के लिए खास एहतराम रखते हैं, एजेंसीज के लिए शायद उससे भी ज्यादा एहतराम रखते हैं, इससे कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बचा के रखने वाली कुव्वतें ये दो हैं और ये दोनों प्राइड ऑफ द नेशन है और उनसे यही एक्सपेक्टेड है कि वो मुल्क के मफाद में काम करती हैं। तो जब आप उन पे अटैक करते हैं तो ये बयानिया पंजाब में तो बिल्कुल नहीं चलता, बाकी किसी जगह और चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। मेरा अपना जो अंदाजा है, मेरी आधी फैमिली पंजाब से ताल्लुक रखती है, तो मैंने ये बयानियां पंजाब में अगर करेंगे तो वो अवाम की कोई खुशनुदी नहीं जीतेंगे। और बार बार ये जो साबित हुआ है, देखिए मरियम बीबी जो है
कोलॉबरी फंड का हिस्सा, उनकी जायदादों के बारे में उनके बयानात, उनके ख़ानदान की जो सूरत हाल है आपने भी बयान की, मैं दोबारा रिपीट करके आपके प्रोग्राम को लेंदी नहीं करना चाहता, लेकिन अवाम को सब कुछ नज़र आ रहा है कि क्या हुआ है। वो जस्टिस साहब की वीडियो निकालना, फिर पीछे हट जाना, जितनी चीज़ें आप देख लें, इल्ज़ामात लगाना, इल्ज़ामात को साबित ना करना, यू टर्न लेने के ये लोग सब ज़्यादा बड़े माहिर हो गए इमरान खान से। इन्हें इलेक्शन में नहीं जाना था, इन्हीं ने मार्च की डेट कितनी मार्चों पे गुजार दी, 2 मार्चें तो मैं हर मार्च में मार्च सुनता था, वो मार्च नहीं हुई, ये मार्च भी गुजर जाएगा और वो देख लेंगे। तो हमजा शहबाज, होपफुली बेटर सेंस विल प्रिवेल, वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की फ़रोग के लिए काम करेंगे और ये जो सिस्टम को उखाड़ने के, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाजायज़ बात है, लेकिन इनका शौक़ है पूरा कर ले, शौक़ पूरा कर ले, इनको धचका ज़्यादा ज़ोरों का पड़ेगा। ये सारी उम्मीद यूसुफ रज़ा जिलानी के इलेक्शन पे लगाए बैठे हैं और इस पे कभी ये नहीं सोचते। ये वक्त से पहले जो है वाह-वाह करते हैं। पहले जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उन्होंने कहा ज़बरदस्त जजमेंट आई है, नवाज शरीफ बरी हो गए, और फिर जब बाकी की जजमेंट आई तो उस वक्त रोते पीटते घूमते रहे। यही सूरत हाल अभी भी होगा। ये यूसुफ रज़ा जिलानी का कहने जीत जाएंगे, अगर वो हार गए उस मार्जिन से भी ज़्यादा जो उनका वोट का डिफरेंस है, फिर इनकी अदम एतमाद की तहरीक किधर खड़ी होगी, ये इनके सोचने की बात है, हमारी नहीं। जी, मेरीन अनवर राजा साहब, मेरीन अनवर राजा साहब, देखिए मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अगर हूँ तो वो भी, और इवन आपके साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब भी, वो कुछ एजेंसीज़ का रोल नहीं देख रहे इन चीज़ों के अंदर, वो एस्टेब्लिशमेंट को किसी और तरह देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल है, उनकी तौहीन ना करें। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने आज दोबारा फिर अटैक किया है और वो अटैक की पॉलिसी के ऊपर है। एक्चुअली यहाँ पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन हमें थोड़ा सा एक खिंचाव नज़र आता है। इस खिंचाव को आप लोग आप किस नज़र से देख रही हैं कि ये आइंदा भी रहेगा और पीपल्स पार्टी यही कहती रहेगी, या आपकी सोच बदलेगी, या आप उनकी बदल पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबी का अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि वसल्लम। शुक्रिया इमरान। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, तो गिलानी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वो सारे लूप होल्स जहाँ हैं उसको जानते हैं, निटी ग्रिटी को जानते हैं, एजेंसीज कैसे रोल प्ले करती हैं, कहाँ न्यूट्रल हो जाती हैं और कहाँ दूसरे मामलात होते हैं, वो समझते हैं। और जब आज जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना ये एक बात कह दी है कि हमें नज़र आ रहा है कि ये मामलात न्यूट्रल जा रहे हैं और गिलानी साहब ये कह रहे हैं और हम समझ रहे हैं ये बात को, तो मैं समझती हूँ खुशाइन बात है और ये सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात है। और अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, पॉलिटिकल सिस्टम, तो मैं समझती हूँ बेहतरीन और बेहतर नताइज निकलेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है सेनेट के इलेक्शन का, तो मैं समझती हूँ आइन समझता है, कौम समझती है और सोचने वाले जहन समझते हैं कि आइन में बड़ा क्लियरली लिख दिया गया है कि इलेक्शन ये कैसे होगा। आज ये कैसे इमरान खान साहब को और इनकी हुकूमत को, जिन्होंने ये कहा कि जी इलेक्शन जो है वो आप ओपन करवा दें, बेनज़ीर साहिबा ने आइडिया दिया था। इससे पहले चेयरमैन, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ उस पर इनको ख्याल नहीं आया। देखिए, बात ये है कि जहाँ तक ये बात करते हैं इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है इनकी पार्टी में कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन 2.5 साल हो गए हैं। 90 दिन में मैं तब्दीली ले आऊंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा, अपनी पार्टी में करप्शन नहीं खत्म कर सके, हुकूमत में ये क्या खत्म करेंगे। इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि अवाम आपसे तंग आ चुकी है, अवाम अपना फैसला दे रही है और आने वाले इलेक्शंस में देगी। जहां तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ताल्लुक है, मैं समझती हूं कि जिस तरह उन पे जुल्म किया गया, जिस तरह उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया और एक जो फोर्स है वो ऊपर भी बैठी हुई है और वो देख रही है, और इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है, इमरान मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे इनको बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हार गए तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि एजेंसियों ने रोल प्ले कर दिया है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आपके कैंडिडेट को हरवा दिया है? अगर कहीं आपके लोगों ने वोट डाल दिया हफीज शेख को, तो देखिए क्या होगा या क्या नहीं होगा, गुमान हम बहुत बेहतर रखते हैं,
पाकिस्तान की सियासत नहीं, मैं के देखे ना, अंदर आप अपनी जीत की सूरत में, आप अपनी जीत की सूरत में तो आप इस बात पे कमिटेड हैं कि धांधली नहीं हुई और एजेंसियों ने रोल प्ले नहीं किया, लेकिन क्या अपनी हार की सूरत में भी आप इतने कमिटेड हैं? आज के दिन जी मैं आपका सवाल समझ गई हूं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दफा में समझ आ गई थी। आज के दिन तक जो रोल है वो हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, वो मुतवाजन रोल है। कल क्या होता है या परसों क्या होता है ये मामलात और हैं। दूसरी ये मार्जिन रहेगा, ठीक है एग्जैक्टली। देखिए इमरान, मेरी एक मेरा जरा एक जुमला मुकम्मल हो जाए। देखिए आज जो ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब के, उनको बेल मिली और देखिए इतना लेंथी प्रोसीजर किया गया। ये मैं समझती हूं कि जो कवानीन को, उनके ऑप्शंस को जुल्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो नहीं होना चाहिए। गलती हमारी भी है, गलती नवाज पार्टी की भी है कि नैब को खत्म नहीं किया गया। और आज सबसे बड़ी गलती इमरान खान साहब की पार्टी की है कि जो समझते हैं कि नैब को मैं रखूंगा और ये दोनों पार्टीज पे मैं प्रेशर करूंगा। मेरी बात याद रखें कि ये तौक इनके गले में डलेगा और इनकी हुकूमत के दरमियान डलेगा। तो मैं समझती हूं और कौम इस वक्त समझती है कि जो मामलात हैं उनको, ये वो इलेक्शन क्यों, डस्का के इलेक्शन में आप देखें क्या हो रहा है, दूसरे मामलात आप देखें क्या हो रहा है। कहां गई इनकी तब्दीली, कहां गई इनकी ये सोच कि जी तब्दीली लाएंगे। इमरान खान साहब हर तकरीर में कहते हैं कि जी स्विच ऑन करूंगा या ऑफ करूंगा तो तब्दीली नहीं हो सकती। तो इमरान खान उस वक्त बच्चे थे जब ये कहते हैं कि 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, तब्दीली में लेके आऊंगा 100 दिनों में। ये खुदा के लिए आपके आगे हाथ जुड़े हुए, जान छोड़ दें, लोगों की जान छोड़ दें। जो आपने बिजली महंगी की, जो आपने गैस महंगी की, जो आपने आटा, पानी, पेट्रोल महंगा किया, यानी आप डॉलर अगर खड़ा हुआ है अपनी जगह पे मगर आप नहीं खड़े, आपके रेट्स नहीं खड़े, आप किस कौम को आप जुल्म पे डाल रहे हैं। तो आपसे गुजारिश ये है और आपसे अपील ये है और आपसे इल्तिजा ये है कि खुदारा इस सियासी करप्शन को खत्म करें, इस सियासी करप्शन को खत्म करें और मुल्क को एक सही रास्ते पे लेके चलें। कश्मीर में जितनी अच्छी आपने बातें की हैं महरीन अनवर राजा साहब, और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप चाहती हैं कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाए, लेकिन अगर आपकी क़यादत भी यही चाहती है और पीएमएलएन का साथ देती, मेरे ख्याल में आपका काफी लंबी बात हो गई। अब मैं पीएमएलएन को मौका दें बात करने का। इमरान साहब मुझे तौर पे ऑप्शंस मौजूद हैं और मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई भी हुकूमत जाती शेख साहब बैठे हुए, जरा शेख साहब से एक दफा बात कर लूं। शेख साहब, जितनी जज्बाती बात पीपल्स पार्टी ने की है और जितनी मिन्नतें उन्होंने इमरान खान साहब की की हैं, हाथ जोड़ जोड़ के कि आप छोड़ दें इस मुल्क का पीछा, अगर पीपल्स पार्टी थोड़ी सी हिम्मत करे और आप लोगों के साथ मिलकर इस्तीफे दे दे तो पीछा तो 1 मिनट में छूट जाएगा। तो ये क्या सिर्फ बयानात तक ही लगता है ये तो सारा मामला? और हमजा शहबाज साहब के बाहर आने पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि पार्टी को क्या कोई फ़ायदा होगा, डिवाइड बढ़ेगी, आप क्या देख रहे हैं पार्टी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, सबसे पहले तो हमजा शहबाज जो आज उनकी मंजूर हुई ज़मानत, ये एक बहुत खुशाइन बात है। और बहुत अरसे से वो जेल में थे, वो अंडर कस्टडी थे, अरेस्ट थे। तो ये इतना अरसा कोई भी नैब को कोई एविडेंस होता, कोई चीज़ होती तो अभी तक सामने लेके आते ना। मुश्किल यही है कि नैब ने कानून तो बना दिया, उसमें उनको टाइम भी मिल गया, फिर वो जुडिशियल रिमांड भी हो जाते हैं, लेकिन उस सारे में कुछ रिजल्ट नहीं निकला ना। तो आज इस वजह से तो बेल हुई ना। नहीं सर, शेख साहब आप थे नहीं, शेख साहब मैं क्लियर कर दूं, हमजा शहबाज साहब की बेल जो है वो मेरिट पे नहीं हुई। मेरिट पे जब उन्होंने बेल अप्लाई की थी वो रिजेक्ट हो गई थी इसी हाई कोर्ट से। उनकी बेल हुई है, ये कहा वकील ने कि लेंथी ट्रायल बहुत हो गया है, इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि 20 महीने तक इन्होंने इंक्वायरी भुगती है। अगर कोई कल को ये बेगुनाह साबित होते हैं तो फिर इतनी लंबी कैद नहीं होनी चाहिए। अदालत ने नैब से पूछा कि जनाब कितना अरसा आपको और लगेगा, उन्होंने कहा जी 10 से 12 महीने में लगेंगे, ये वाइट कॉलर क्राइम है, टाइम तो लगेगा और दुनिया में भी लगता है। तो अदालत ने फिर हमजा शहबाज साहब को ये लेंथी ट्रायल की बेल दी है, ये मेरिट के ऊपर बेल नहीं है, यानी उनके ऊपर लगे हुए इल्जामात में से कोई एक भी गलत साबित नहीं हुआ। नहीं, मैं वो सारी बात समझता हूँ, लेकिन इमरान ये इतने 18 महीने में कोई साबित नहीं हुआ कि उनको बात, वो तो केस चल रहा है ना अभी, वो तो जो फैसला होगा देखे ना। नहीं, वो केस चल रहा है, लेकिन जब इतना खुद कोर्ट ने कहा कि इतनी लेंथी आपने उनको अंदर किया है,
तो अभी तक तो कोई चीज़ सामने नहीं ला रहे। अभी भी आप कहते हैं वाइट कॉलर, ये तो एक बात करना एक मजाक हो गया कि किसी को आप पकड़ लो उसके बाद कहो कि ये वाइट कॉलर केस है, इसके सबूत नहीं है। अगर आपके पास सबूत नहीं है पकड़ते क्यों? वो कहीं जा तो नहीं रहे, कानून वो तो मौजूद है ना। सर, ये नैब का वो कानून किसी है का बिजनेस जिसको नवाज शरीफ साहब ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर कभी तब्दील नहीं करना चाहा, उस कानून के तहत पकड़ते हैं। जी जी, तो ये हमारी सब पार्टियों ने एक दो देख तो लिया, खुद कानून में तब्दीली नहीं की और खुद भुगत रहे हैं। आइंदा भी यही होता रहेगा। हमें सबको मिलके, मैं तो पहले दिन से इसका प्रचारक हूं कि बैठें आपस में, चार्टर ऑफ इकानमी करें, चार्टर ऑफ ये मॉरलिटी करें। हमारा मुल्क, मैंने 2 दिन पहले एक तकरीर की है, उसमें मैंने ये कहा है कि 1990 से मैं सियासत में हूँ और मैं देख रहा हूँ इंडिया उस वक़्त हमसे 4 गुना था। हमारे यहाँ सब हुकूमतें आई, तमाम फौजी हुकूमतें भी आईं, सिविलियन हुकूमतें भी आईं। ये 30 साल में इंडिया आज 10.5 गुना हो गया है। हमारी इकानमी 290 अरब डॉलर और इंडिया की इकानमी 3000 अरब डॉलर से बढ़ गई है। हम लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को चोर डाकू से गर्दान ख़त्म ही नहीं होती। आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं मुझे ये बताइए इस दौरान? यानी हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे बहुत बड़ा जहाज़ लेके वो चल रहा है, तो वो क्या वजह है? एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इन 30 सालों में 4 गुना था इंडिया, आज 10.5 गुना हो गया। उनका डिफेंस बजट हम जब छोड़ के गए थे ना 2018 में, तो इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 6.25 गुना था, आज वो 7 गुना हो गया, अभी कल 8 गुना हो जाएगा। तो क्या आप करेंगे? आपका दुश्मन मुल्क है, आप उसके अज़ाइम पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हम तो क्योंकि रेवेन्यू नहीं पा रहे, हमारी हुकूमतें रिजल्ट नहीं दे रही, पहले दिन से हम ये इनसे कह रहे हैं बजाय आप चोर डाकू की गर्दान लगाने के, ओ भाई मिल के बैठ जाओ। चलो हमने ठीक नहीं किया होगा, मैं इस बहस में नहीं जाता, किसी हुकूमत में भी यहाँ आइडियल नहीं हुआ, लेकिन इस तरह करने से क्या लड़ाई झगड़े से पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा? हो सकता है भाई इमरान खान का या वोट बढ़ जाए या घट जाए, इससे निकलना क्या है? ऐसी ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ये सिस्टम ही फेलियर हो गया, जो सिस्टम लोगों को रिजल्ट नहीं दे रहा और सिर्फ अपनी जातियात पे लगे हुए हैं सारा दिन। वैसे ये सिस्टम के ऊपर ना कैसर शेख साहब, आई हैव टू डू अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स एक्चुअली, और उसमें मुझे आपसे बात करनी होगी, आपको बुलाना होगा और एनालिस्टों के साथ हम बैठेंगे, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं इसमें, आप जानते भी हैं सिस्टम वाकई डिलीवर नहीं कर पा रहा पाकिस्तान जैसे मुल्क में, चाहे यहाँ पे डिक्टेटर आ जाए, चाहे यहाँ पे पॉलिटिकल लोग आ जाए। अगर सिस्टम डिलीवर कर रहा होता, मेरीन अनवर राजा साहब आपने बड़ी लंबी बात की, मेरे ख्याल में पीटीआई को रिस्पॉन्ड करने दें, वो एक उनका उम्मीदवार है, 2 आप लोग हैं, वो रिस्पॉन्ड कर दें, उसके बाद फिर आप बात कीजिएगा। जी क्या कह रहे थे फिरदौस नकीब साहब आप? जी मैं पहली चीज तो बड़ी हैरानी की बात है कि हमें तो 2.5 साल जिनसे पूरे पाकिस्तान के, इनके पास तो एक छोटा सूबा है, 13 साल हो चुके हैं। वो तो खुद आप जाके वो अगर आ जाए, कैसर शेख साहब तो कराची के शहरी हैं, अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो तरदीद कर दें, लेकिन इस शहर के हालात इतने ख़राब हैं कि उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। और जाहिर है हुकूमत वक्त ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ले और उसके बाद बल्दियाती हुकूमत को। सबसे कम रोल अगर सिंध की ख़राब हालात में है तो वो फेडरल गवर्नमेंट का होगा 18वीं तरमीम के बाद। अगर मैंने इस बात पे कोई गलत कही है तो आप भी दुरुस्त कर दे। वो भी दूसरी जो ये महरीन राजा साहिबा कह रही थी, बिजली के नरखनामे बढ़ा दिए। इनसे बताएं कि बिजली के नरखनामे बढ़ते इसलिए हैं कि आपने किसी ने महंगी बिजली खरीदी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आने के बाद एक बिजली का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। कोई एक बिजली के कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दे। अगर बिजली महंगी नहीं करे तो सब्सिडी दें, तो सब्सिडी दें, तो सब्सिडी देने के लिए टैक्स भी चाहिए होगा। और तो आप हमें बताइए कि आप क्या चाहती हैं इससे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पीएमएल के दौर के अंदर, हर कॉन्ट्रैक्ट को आप ले ले। एक तो आपको टैरिफ समझना चाहिए। टैरिफ जो होता है, जो लेवलाइज टैरिफ नहीं होता, लेवलाइज टैरिफ अनाउंस जरूर होता है। वो लेवलाइज टैरिफ भी जो है, जो थर्मल प्लांट्स हैं उसका 10 सेंट है, लेकिन पहले 10 साल के अंदर जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो 18 सेंट से शुरू होता है। 18 सेंट को अगर आप रुपए में तब्दील करें तो आप बताइए कितने रुपए की बिजली खरीद रहे हैं और कितनी मेगावाट बिजली ऐड की। जो आपके पीएमएलएन के यहाँ बैठे हुए हैं हमारे कैसर साहब, वो कहेंगे कि जी नवाज शरीफ के दौर के अंदर 14,000 मेगावाट बिजली ऐड हुई। और इनसे पूछें उस 14,000 मेगावाट बिजली की तरसील के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड सिस्टम डल गया था?
ट्रांसमिशन लाइन डलेंगी तो इनको इनकार करना पड़ेगा कि नहीं वो तो नहीं। यानी अब आपकी सूरत हाल जो छोड़ के गई है हुकूमत, वो ये कि बिजली तो बन रही है लेकिन बिजली बिक नहीं सकती, और पेमेंट नहीं किया तो डिफॉल्ट में, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके पीछे, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको बैंकों को आपने गारंटी दी हुई है जीओपी की, वो आपके पीछे। अगर आपको इतनी माशियात समझ में आ रही है तो गुड इनफ। मैं नाज़रीन के, वरना आप जिस वक्त आए मैं आपको बैठ के एक एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊंगा कि ये आईपीपी के ऊपर पीएमएलएन की हुकूमत ने इतने में बिजली खरीदी, इस पे इतने की खरीदी, और कितना ट्रांसमिशन सिस्टम इन प्लेस है, और ये जो 2.5 साल के अंदर भी नहीं हो रहा बिकॉज फंडिंग अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अब लैटिट्यूड नहीं रहा है, इससे कि डेट सर्विसिंग की अमाउंट इतनी बढ़ चुकी है कि फर्दर डेट लेना मुश्किल हुआ हुआ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जो चाइनीज बैंक्स हैं, दे आर नॉट विलिंग टू फंड यू। बड़ा मसला है। आपने कभी उनके हल, आपने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर दिया, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, हल तो बता दें बीबी कि आपके जो बिलावल भुट्टो साहब जिनका बड़ा तजर्बा है, बेतहाशा उन्होंने नौकरियां की हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने संवार के रख दिया है, वो इसका मसले का जो मैंने अभी आइडेंटिफाई किया है उसका क्या हल है, मरियम बीबी के पास क्या हल है। चलें ये इनसे जवाब लेते हैं, हल का जवाब ले लेते हैं। लेकिन एक खबर मैंने थोड़ा सा पहले दी थी, वो यहाँ रेलिवेंट हो जाती है, वो यहाँ रह जाती है कि विंड पावर के जो मंसूबे 2016 में पीएमएलएन ने 15-16 के दौर में अपने दौर में लगवाए थे, उसी कैपेसिटी के अब दोबारा जो है वो मंसूबे फिर आए, और जो उनमें कीमत का फ़र्क है, यानी कैपेसिटी में कुछ चीज़ें अब ज़्यादा हैं और कीमत का फ़र्क जो है वो 60 और 100 का है। यानी अब जो है वो 40 रुपये कम कीमत पे लग रहे हैं। अगर 100 रुपये का मंसूबा है पहले था तो अब वो 60 रुपये का लग रहा है। तो इतना फ़र्क है दोनों गवर्नमेंट्स का। तो तब विंड पावर के इतने महंगे मंसूबे क्यों लगाए और अब वही कंपनी वही मंसूबे सस्ते क्यों लगा रही हैं? ये बड़े बड़े सवालात हैं जो मैंने पहले उठाए भी थे। तो महंगी बिजली आप बनाएंगे तो महंगी तो बिकेगी, लेकिन हुकूमत के पास इसका कोई सलूशन होना चाहिए था। अगर हुकूमत के पास नहीं है और हुकूमत आज भी अपोजिशन को कह रही है कि आप बताएं क्या करना है, तो पूछ लेते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी महरीन अनवर राजा साहब, अब जो आपने एलिगेशन लगाए थे वो उठा के आप पे फेंक दिए फिरदौस नकवी साहब ने। वो ये कह रहे हैं कि इतने महंगे मनसूबे जब लगाएंगे आप लोग तो बिजली तो महंगी बिकेगी और ट्रांसमिशन लाइन्स है कोई नहीं। हालात आपके सामने हैं। देखिए इमरान मैंने कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए, मैंने तो वो बात की है जो अवाम बोल रही है, अवाम जो महसूस कर रही है, और मैं इल्ज़ामात नहीं लगाती। अगर इमरान खान साहब को रिलीफ दे सकते हैं या हुकूमत को रिलीफ अवाम को दे सकती है, अगर एनएफसी अवार्ड के मुताबिक ये सूबों में तकसीम कर सकती है पैसे, ताकि सूबे जो सिंध पे इतने इल्ज़ामात करें ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, क्या वो जो सिंध का हिस्सा था उसको मिला? मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रही, मैं वो बात कर रही हूँ कि देखिए हम जमहूरी सोच के लोग हैं, हमने शहादतें हमारी पार्टी ने दी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और जब हम ये बात करते हैं ना तो इनको तकलीफ होती है, इनको मिर्चें लगती हैं और ये कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौन सी नौकरी की हुई है? तो आपने कौन सी नौकरी की हुई है? आपने तो 2-4 चौके छिक्के मार दिए। पाकिस्तान की सियासत चौके छिक्के हैं। पाकिस्तान वो जो 1992 में मैच पाकिस्तान जीत गया और हालात पाकिस्तान के आप देख लें, और जो मुल्क मैच हार गए उनके हालात देख लें। देखिए बात ये है कि समझना चाहिए, ये इल्जामात की टोकरी एक लेके आते हैं और वो बोछाड़ करते हैं। जी आप तो 30 साल से बैठे हैं, आप तो 15 साल से बैठे हैं, तो हमने तो नहीं ना ये कहा कि जी 30 साल और 15 साल, आपने तो कहा था मैं 90 दिन करूंगा। या तो आप सच्चे थे या झूठे थे। तो जब हम ये बात करते हैं तो आपको मिर्चें क्यों लगती हैं? को अवाम बात ना करे, अवाम बोले ना कि तुम ये ख्वाब हमें सुहाने दिखा के ले आए हो, हमें तुम खुद आ गए हो ख्वाब सुहाने दिखा के, और जैसे आए हो सब जानते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं इमरान, जब हमें कोई जज्बा आता है, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने मारे खाई हुई हैं, हमने जेल काटे हुए हैं, और हमारी जो सीनियर क़यादत है, आज यूसुफ रजा गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह साहब आज अंदर हैं। क्यों अंदर है? क्या जुल्म किया, क्या किया
किया उन्होंने? आप साबित तो कुछ करते नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा। भाई ये इमरान खान साहब ले आए ना पैसा सारा बाहर से, और नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम, आज 20,000 जो पाउंड है या डॉलर है वापस करने पड़े। और खुदारा क्यों अवाम को बेवकूफ बना रहे हो? लाओ पैसा वापस ताकि तुम्हारी इकोनॉमी में फायदा हो। कोई पैसा नहीं आना, सिर्फ ड्रामा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, ताकि इनकी 2.5 साल और निकल जाए। मैं कहती हूं नहीं, आप किस बुनियाद पे कह रही हैं कि ये पैसा वापस नहीं आएगा? आप किस बुनियाद पे कह रही हैं पैसा वापस नहीं आएगा? मैं कब कह रही हूं? मैं कहती हूँ लाओ। 2.5 साल आप कह रही हैं कोई, आप कह रही हैं कोई पैसा वापस नहीं आएगा। 2.5 साल हो गए मेरे प्यारे फिरदौस मीर मुल्की साहब, आप रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि मैं पीएमएलएन के पास जाऊं। मेरे प्यारे भाई इमरान, अवाम को ये मईशत ये है, ट्रांसमिशन लाइन में अवाम को ये पता है जिसमें जरदारी साहब खुद नवाज शरीफ को चोट कह रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इस पे 13 साल हो चुके हैं, उसमें 11 साल में से 5 साल इनकी अपनी हुकूमत थी, जिसमें ये दूध की नदियां बहा देनी चाहिए थी। जिस पार्टी में 1970 ने रोटी कपड़ा मकान का वादा दिया था, वो पाकिस्तान में तो ना दे सकी, सिंध में तो दे देती। वो वादा किया था या नहीं किया था? ये अब देखिए, जिसको लगी नहीं है वो सोच है। वो मैं तो मेरे ख्याल में आप बात सुन भी लें। मेरी राजा साहब, मेरे ख्याल में आपने अपनी टर्म पे बात कर ली है। मैं कोई बोल सकता हूँ सर? मैं इसके बाद आपको मौका देता हूँ। मैं कह रहा हूँ अब बात सुन भी लें। मेरी आप जो कह रही है ना, सोने ख्वाब दिखाए थे, हम तो और दिखाएंगे और हम उन पे अमल भी करेंगे। आपसे सोल्यूशन नहीं दिया गया, मैं अब सोल्यूशन भी बयान कर देता हूं कि हम पावर सेक्टर में क्या कर रहे हैं। हमने रीनेगोशिएट किए कॉन्ट्रैक्ट, पुरानी बात तो हो गई 850 अरब। मैं आपके पास आता हूं। क्या किया वो बता दो। अब हम नए वाले पावर प्लांट जो लगे, जो बात हो गई, मैं मुझे कोई पावर पे जो हमें हमारे इल्जाम आपने लगाए हैं उसकी बात भी तो सुन लें। कैसे साहब, आपको 1 मिनट के बाद दे रहा हूँ मौका, मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। उनका भी हम लोन पीरियड जो 10 ईयर का में लोन रिपे हो रहा था, उस पर हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि उस पीरियड को 20 कर दिया जाए। हम रिलीफ सिर्फ ये मांग रहे हैं कि डेट इंस्टॉलमेंट अगर कम हो जाएगी कैपेसिटी पेमेंट में, तो हमें ज्यादा अरसा मिल जाएगा। और हमें उम्मीद है कि चाइनीज गवर्नमेंट लुकिंग एट द सिचुएशन हमारी इस प्ली को एक्सेप्ट करेगी। दिस इज प्रेजेंटली ऑनगोइंग। और ये दोनों चीजें करने के बाद वी मे बी एबल टू मेक इलेक्ट्रिसिटी चीपर। मीनवाइल हमारी पूरी कोशिश है, हमने पुराने प्लांट जिनकी एफिशिएंसी खराब थी उनको बंद कर दिया, और जो नए प्लांट्स हैं उनको हम डिस्पैच ज्यादा कर रहे हैं। चौथी चीज ये कि हम रिन्यूएबल पावर को जो है वो, ठीक है, आप ठीक है, आप अपने तय इसकी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बिजली सस्ती हो, लेकिन सर फिलहाल तो दबाव है। जी शेख साहब, आप क्या कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ, एक तो इमरान आपने कहा कि जो विंड पावर के प्लांट लग रहे हैं वो बहुत महंगे हैं पहले से। देखिए सबको पता है, दुनिया पूरी जानती है, पहले महंगे थे, अब नहीं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है ना, हाँ नहीं पहले महंगे थे, अब उसके मुकाबले में सस्ते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि ये इतनी तेज़ी से ये टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है कि इसकी तमाम दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं। और वो उस वक्त जब हम आए ना तो 14-16 घंटे की लोड शेडिंग चल रही थी। हमने 14 शेख साहब मैं जरा क्लियर कर दूं, शेख साहब मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरी खबर थी, मैं क्लियर कर दूं कि उस वक्त जब आपने ये मंसूबे लगाए थे तब भी ये खबरें आई थी कि दुनिया के मुकाबले में आपने महंगे लेकर लगाए हैं और एग्जैक्टली उसी क्वालिटी के बल्कि उससे बेहतर अब लग रहे हैं। नहीं 3 साल में कौन सी, चलो अब वो साबित तो वो करे ना। नहीं ऐसी बात, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक टेक्नोलॉजी में फर्क पड़ रहा है। आप चेक कर लीजिएगा, रेट कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उस दौर में भी महंगा था वो। मैं कहता हूँ हमने जी होगा, ऐसी बात होगी, इससे उसमें क्या मसला है, कोई तो दुनिया की प्राइसें सामने आ जाती हैं। अच्छा 14,000 मेगावाट के हमने जो लगाई ना, उस वक्त 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। अच्छा अभी दोस्त शमीम नकवी साहब कह रहे हैं, मेरे दोस्त हैं कराची के, हम कोलीग हैं, एक दूसरे को एक जानते हैं। अब बात ये है कि ये कह रहे हैं कि 14,000 मेगावाट को ट्रांसमिशन नहीं दी, 5 साल हम रहे भाई, 14,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाए, ट्रांसमिशन पूरी, आज भी जितनी ट्रांसमिशन है ना वो भी, उसका भी पूरा बिजली नहीं फराम हो रही। हुआ क्या, हम तरक्की कर रहे थे 5.8%। उसी प्रोजेक्शन में हमने कहा कि जैसे इकानमी बढ़ेगी तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी। ये जो आज ट्रांसमिशन अवेलेबल है ना, उसका भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और इन्होंने 2.5 साल में फिर कितनी हमें ट्रांसमिशन दी, आधा पीरियड तो हमारे 5 साल का ये इन्होंने गुजार लिया ना। हमने तो 14,000 मेगावाट दिए,
अब ये क्या ट्रांसमिशन पूरी नहीं लगी, लेकिन क्योंकि तरक्की इनके नहीं हो रही, हमने 5.8 पे छोड़ा। अगर 5.8 जैसी तरक्की होती रहती तो ना सिर्फ वो ये होती, इसकी डिमांड बढ़ती। ये तो जो आज डिमांड है उसको ट्रांसमिशन जो मौजूद है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये तो एक लेम एक्सक्यूज है। इन्होंने कोई परफॉर्म किया है, ये बताएं कि इन्होंने कोई ट्रांसमिशन में कहाँ बेहतरी है। कल हमारी फाइनेंस कमेटी मीटिंग थी तो 2 घंटे पावर डिवीजन ने ना यही हमें सारी ब्रीफिंग की है इस पर। अब बताइए 25 से 50% इन्होंने बिजली की कीमत दी। उसके बाद भी सर्कुलर डेट, हमारे ज़माने में ये बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, 1000 अरब था, अब उन्होंने दिया जून तक 2800 अरब हो जाएगा। खुद कल ब्रीफिंग में दिया, मैं उनकी फिगर दे रहा हूँ, 2800 अरब कीमत भी बढ़ गई, 25 से 50% बिजली की कीमत भी बढ़ गई। क्या वजह? ये तो कहते थे हम जो लॉसेज हैं उसको ठीक करेंगे, और ये कहते थे कि ये लॉसेज हैं, ये लॉसेज हैं और ये हम आके इनको रोक लेंगे। ये इनका क्लेम था, ये क्लेम था जी रोकेंगे। तो क्या अच्छा ये कहते थे ये करप्शन रोकेंगे। अब देखो ना इमरान, एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं, जो हकीकतें हैं वो सामने है ना। ये कहते हैं ये करप्शन रोकने के लिए, कम करने के लिए हमारे ऊपर चोर डाकू का इल्ज़ाम लगा के ये आए थे, हुकूमत में आए थे। अब क्या जो करप्शन है वो 7 मुल्कों से मज़ीद हम बढ़ गए हैं, यानी ज़्यादा हो गई है। 7 मुल्कों से भी और हम ज़्यादा करप्शन के लिस्ट में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फिगर दिए हैं उसमें आ गए। अब आप अंदाजा कीजिए किसी जगह। शेख साहब मेरे साहब आपने एक नुक्ता आपने बड़ा अच्छा उठाया, शेख साहब एक नुक्ता आपने बहुत अच्छा उठाया। मैं चाहता हूँ उस पे गवर्नमेंट साहब जवाब मांगे, जवाब ये मांगे कि सिर्फ इतना एक बात सिर्फ सिंपल ये कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, सिर्फ ये बताएं इन्होंने किया क्या है 2.5 साल में। सर 1100 अरब से लेकर, इसके लिए तो उनको 1 महीना देना पड़ेगा बोलने के लिए, 1100 अरब से लेकर 2800 अरब तक सर सर्कुलर डेथ पहुंच गया। सर इसको तो आप लोगों ने रोक देना था, और ये तो आप कहते थे कि करप्शन और एक बैड गवर्नेंस की वजह से है। मेरे से आप सवाल जवाब ले रहे हैं जी। तो इमरान देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर 2 एस्पेक्ट इसके, पहला एस्पेक्ट ये है कि जितनी बिजली डिस्पैच हो रही थी उसका जो परसेंटेज रिकवरी थी वो एक एस्पेक्ट है। जब वो क्वांटम बढ़ जाएगा तो अगर हमारी कोई फेलियर है वो 2 एरियाज में हमने उस लेवल पे इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेंगे। बात में वो कह रहे हैं खत्म हो गया, अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया प्रोग्राम का, दोबारा बात करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह, ये इशू रहेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।